नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागौर के खरनाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तेजाजी महाराज के दर्शन किए हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। वहां पर नागौर के खरनाल पहुंचे पीएम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं। राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव है और ऐसे में चुनावी दौरे लगातार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं। तेजाजी महाराज के प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं। चुनाव और ऐसे में चुनावी दौरे भी लगातार चल रहे हैं। राजस्थान दौरे पर है प्रधानमंत्री। नागौर के खरनाल पहुंचे, तेजाजी महाराज के दर्शन किए, पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए चुनावी कमान संभाल रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करने भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता के जयकारे लगाए और अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब से ठीक एक हफ्ते बाद राजस्थान में मतदान होना है। जनता की यही पुकार है कि इस बार बीजेपी की सरकार बने। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राजस्थान बीजेपी को बधाई देते हुए पार्टी के संकल्प पत्र की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने में पार्टी जी जान लगा देगी। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत पर भी जमकर तंज कसा। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे और आपसे किए ये वायदे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की भी गारंटी है। हमारे साथ सहयोगी दीपक चावला जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, राजस्थान में देखिए 25 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे पहले कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और इस कड़ी में लगातार प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर तंज कसा है।
हमारे साथ सहयोगी दीपक चावला बने हुए हैं। दीपक, राजस्थान के चुनावी समर में 25 तारीख को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी ने जरूर कहा जा सकता है कि पूरा माहौल जो है वो गर्म कर दिया है। देखिए, बिल्कुल 7 दिन अब राजस्थान में वोटिंग के बचे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम पार्टियां वो 7 दिन नहीं, इसको 700 दिन मान रही है। यानी कि लगातार जो ताबड़तोड़ दौरे हैं दोनों ही पार्टियों के, वो लगातार जारी है। आज देश के पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पे आए। भरतपुर में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी यानी गारंटी, जो मैं गारंटी देता हूं वो मैं पूरी करता हूं। पेट्रोल के दामों में उन्होंने चिंता जताई, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में पेट्रोल के दाम है, वो संभवतः देश में सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में। उन्होंने कहा कि इस और मैं ध्यान दूंगा। इसके अलावा जिस तरह से पेपर लीक हो रहे, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हुए, इन तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भरतपुर में एक विशाल सभा को संबोधित किया, उसके बाद वो नागौर गए और नागौर भी इसी तरह से उन्होंने सभा को संबोधित किया है। मान सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही भरतपुर है जहां पर पिछली बार 9 में से 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अगर राजस्थान को जीतना है तो कहीं ना कहीं भरतपुर को यहाँ पर जीतना होगा। इसीलिए भरतपुर जो है काफी कमजोर माना जाता है भाजपा, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं जहां पर भाजपा कमजोर है। इसी कड़ी में आज भरतपुर पहुंचे, इसके साथ ही वो नागौर भी पहुंचे। नागौर में भी यही हाल है। नागौर में इस बार कांग्रेस हावी रही है। दोनों अगर जीतना है तो बीजेपी को, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है। मान सकते हैं कि आज जो मोदी का जो दौरा हुआ है, आने वाले 2 दिन में एक बार फिर से उनका राजस्थान में आना हो सकता है और उनकी सभा प्रस्तावित है। इसके अलावा उनकी यात्रा एक प्रस्तावित है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में किसी भी तरह का कोई फेस भाजपा ने यहाँ पर घोषित नहीं किया गया, लेकिन खुद पीएम नरेंद्र मोदी ही इसकी पूरी कमांड संभाल रहे हैं। मोदी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह है, जेपी नड्डा है, नितिन गडकरी और तमाम जो सेंट्रल फेस जो बड़े नेता है, शीर्ष नेता है, वो भी राजस्थान में डेरा डाल गए, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। अब सभी का फोकस राजस्थान है। ऐसे में राजस्थान में भी ट्रेंड रहा है कि राजस्थान एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और ट्रेंड के हिसाब से एक बार फिर बीजेपी हावी दिख रही है। देखना ये होगा कि भाजपा के स्टार फेस के दौरे का कितना असर पड़ेगा। बहरहाल जनता डिसाइड करेगी। 25 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, 7 दिन बचे हैं कि जनता किसको अपना वोट देती है। जी चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया। विपक्ष की जिम्मेदारी आलोचना करना है। बीजेपी ने विपक्ष की जिम्मेदारी ही नहीं निभाई है। बीजेपी को लोकतंत्र पर यकीन नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र पर यकीन नहीं है। जब सरकार चलती है तो हम नीतियां या कानून बनाते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी आलोचना करना है या गलतियां बताना, लेकिन ये हमारी कई योजनाएं हैं जिन पर बीजेपी ने टिप्पणी तक नहीं की। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हमारे साथ हमारी सहयोगी छवि अवस्थी जुड़ गई हैं। छवि, देखिए चुनावी दौर है, लेकिन ऐसे में अब सरकार अपनी तारीफ तो कर रही है, लेकिन विपक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है। यानी किसी ना किसी तरह से बीजेपी पर ठीकरा फोड़ना है, लेकिन ये पूरी तरह से इसे किस तरह से देखा जाए कि विपक्ष ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अब बिल्कुल इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टी एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वही बात करें कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री लगातार एक ही आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे कि विपक्ष, जो राजस्थान विपक्ष है, भाजपा है, उसने अपना काम बेहतरीन तरीके से नहीं किया। उनका काम था कि मुद्दों पर घेरा जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये कहना है मुख्यमंत्री गहलोत का। इसी के साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बात और कही कि राजस्थान में जो विपक्ष है उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोग उन पर हंस रहे हैं। जग हंसाई हो रही है भाजपा की।
तो कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि कैसे भी एक दूसरे का जो मनोबल है उसको कम किया जा सके, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। ऐसे में अब मुद्दों पर चर्चाएं, देखिए मुद्दे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है आम जनता भी समझती है और आम जनता जान चुकी है कि ये मुद्दे अब मुद्दे नहीं है, मुद्दे दूसरे तरीके के रहते हैं। राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, या एक दूसरे को कोसना है, एक दूसरे के नेताओं को कोसना है। अब उन पर भी किस तरीके से दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी लगाते हैं और उन पर दोनों किस तरीके से एक दूसरे का मनोबल कम कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। और लगातार इसी की कोशिश है। जिस तरीके से भाजपा के जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस में गुटबाजी रही, गुटबाजी के चक्कर में काम नहीं हो पाया, और अभी जिस तरीके कुछ बयान आए उनको लेकर घेरा जा रहा है। वहीं अब मुख्यमंत्री गहलोत हो या फिर कांग्रेस के अन्य नेता, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है। उनका साफ तौर पर है कि जो भाजपा जो विपक्ष में रही उसने कुछ काम ही नहीं किया। उनका वो चाहते थे कि विपक्ष में रहते हुए मुद्दों को भुनाया जाए या मुद्दों को उठाया जाए, जो कांग्रेस की लापरवाहियां थी उन्हें दिखाया जाए, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि एक दूसरे को घेरने की कोशिश है। अब कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी ऐसी चीज ना छोड़ी जाए, साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाया जाए और कैसे भी जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको अपने पक्ष में किया जा सके। बिल्कुल, तमाम कोशिशें की जा रही है। बहुत शुक्रिया छवि इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर। क्रिकेट फैंस को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आज से स्पेशल ट्रेन चलेगी। अहमदाबाद पहुंचने में फैंस को सहूलियत मिलेगी। रविवार को अहमदाबाद में ये फाइनल मैच खेला जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद के लिए ये स्पेशल ट्रेन रखी गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, रेलवे ने खास तोहफा दिया है क्रिकेट फैंस के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जिस तरीके से ये फाइनल मैच है भारत का, और अगर अहमदाबाद की मैं बात करूं तो जिस तरीके की तैयारी अहमदाबाद में की जा रही है, उसमें अगर हम एक भारतीय रेलवे का रोल देखें तो इस बार भारतीय रेलवे ने जिस तरीके से 3 ट्रेनों का जो स्पेशल ये ट्रेनें हैं जिनका संचालन किया है, उसमें अब सहूलियत ये हो जाएगी कि जो लोग इस फाइनल मैच में पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, अगर हम बात करें जिस तरीके से हवाई यातायात का, तो 20 से 25 हज़ार रुपए की टिकटें हैं, 40 हज़ार तक की टिकटें पहुंच गई हैं। ऐसे में ये जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, इससे उन लोगों को सहूलियत होगी जो इस मैच का फाइनल मैच को जो देखना चाह रहे हैं। इसमें एक और जानकारी निकल के आ पा रही, जैसे ही इस ट्रेन की बुकिंग शुरू की गई, अभी मतलब पूरा ट्रेन का समय सारणी और शेड्यूल तक नहीं डिसाइड था, जैसे ही इसकी बुकिंग को ओपन किया गया IRCTC के वेबसाइट पे, लगभग 400 वेटिंग चला गया अभी तक। तो ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अहमदाबाद जाना चाह रहे हैं। और अगर हम ट्रेनों के इस परिचालन की मैं बात करूं तो ये अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन होगी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से अहमदाबाद के लिए होगी। तकरीबन 6:40 यानी कि 7 बजे के आसपास सुबह ये अहमदाबाद पहुंचा देगी, और उसके बाद उधर से रिटर्न भी ये ट्रेन आ रही हैं। तो फायदा तो है, लेकिन जिस तरीके से इसका फेयर है, अगर आप देखिए स्लीपर क्लास की बात करें तो 650 के आसपास की जो टिकट है, इसके अलावा फर्स्ट क्लास AC की बात करें 3400 रुपए की टिकट है। तो कहीं ना कहीं हवाई सफर के मुकाबले ये जो रेलवे ने सहूलियत दी है, लोग इस सहूलियत की तरफ आ रहे हैं और इस पूरे मैच में जाकर के मैच को देखना चाह रहे हैं और अपनी सहूलियत से टिकट बुक कर रहे हैं ताकि लोग अहमदाबाद पहुंच सकें। और इस ट्रेनों को चलाने के पीछे भी रेलवे का यही मकसद है कि जो लोग हवाई सफर नहीं कर पा रहे हैं वो रेल से उस स्थान तक पहुंच पाएं। चलिए, शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर। सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कुर्क की है सपा नेता की करोड़ों की संपत्ति। 27 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने का आरोप लगा है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, 27 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है।
हमारे साथ सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हैं। नीरज, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जरूरी भी थी। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी, जो कि गोरखपुर से पूर्व विधायक भी हैं, चुल्लूपार से वो पिछली बार विधायक थे, उन पर ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और 72 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की गई है। और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने तमाम बैंकों से, गंगोत्री इंटरप्राइजेज एक फर्म बनाई थी, तमाम बैंकों से करीब 1129 करोड़ रुपए उससे लोन लिया था और उस लोन को नहीं चुकाया गया, जिसके बाद से ये प्रवर्तन निदेशालय ने ये बड़ी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। और जांच में अब तक उनकी जो तमाम अचल संपत्तियां हैं उनको जब्त किया है, जिनकी कीमत 72 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि तमाम और संपत्तियों पर जहां जहां ये 1129 करोड़ रुपए लगाए गए हैं उन पर सख्त नजर रखी जा रही है ईडी के द्वारा और ऐसी तमाम संपत्तियों को खंगाला जा रहा है, चाहे वो उनके परिचित के नाम पर हो, चाहे वो उनके जानने वाले के नाम पर कर दी गई हो। ऐसी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा इस समय ईडी खंगाल रही है और आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है जो अब तक 72 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ेगा और उनकी और भी तमाम जो संपत्तियां हैं वो भी ईडी के निशाने पर हैं। नीरज, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विनय शंकर तिवारी के बाद अभी सपा के कुछ और नेता भी इस लिस्ट में है ईडी की? जी देखिए, विनय शंकर तिवारी ने जो गंगोत्री इंटरप्राइजेज जो फर्म थी उसमें उनके परिवार के सदस्य शामिल थे, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो, वो उनके परिवार के सदस्य की कंपनी थी और जो भी उनके मित्र यार थे उनकी वो इसमें शामिल थे, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स में। तो उनके ऊपर ईडी शिकंजा कस रही है, लेकिन इसमें मुख्य जो डायरेक्टर थे वो विनय शंकर तिवारी थे। लिहाजा उनके नाम पर जो भी संपत्तियां हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गोरखपुर हो, उनकी संपत्तियों को फिलहाल जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 72 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन ये एक बहुत छोटा अमाउंट है क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था गंगोत्री इंटरप्राइजेज में वो 1129 करोड़ रुपए का था, जिसको उन्होंने चुकाया नहीं, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। और आने वाले वक्त में इससे भी बड़ी कार्रवाई ईडी करेगी क्योंकि उनकी उन संपत्तियों को भी, जो बेनामी संपत्तियां हैं, उनकी भी तलाश ईडी कर रही है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।